बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हमने कल एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ा था। आज फार्मूले के बारे में और कुछ उसकी पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज के अंदर इस्तेमाल होती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि वो चीज़ें माइंड में क्लियर हो। तो देखिए बेटा, हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ा था। एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू के क्यू अपान आर। बेटा, पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर होता है, इसलिए पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हुए चार्ज की साइन इस्तेमाल की जाएगी। जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हुए उसकी साइन डाली जाती है, बिल्कुल इसी तरह पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हुए उसकी साइन डाली जाएगी। मैं दो क्वेश्चन करता हूं बेटा, ठीक है? आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा। कैलकुलेट पोटेंशियल, पहला इसमें ये होगा कि फ्रॉम +1 कूलम चार्ज एट r is equal to 1 मीटर। दूसरा, फ्रॉम -1 कूलम एट 1 मीटर बेटा, ठीक है? दोनों कंडीशंस के अंदर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? फॉर एग्जांपल अगर हम करें तो इसमें Q है +1 कूलम और डिस्टेंस दिया हुआ है बेटा 1 मीटर। तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा बेटा के क्यू अपान आर 9 10⁻9 इंटू 1 अपान 1। तो पोटेंशियल हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 वोल्ट। आप इसको कर सकते हैं, ये पॉजिटिव आएगा इसका आंसर। और अगर निगेटिव करें तो ये हो जाएगा बेटा Q इज इक्वल टू -1 कूलम, डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो ये V हो जाएगा -9 इंटू 9 इंटू 10⁻9 -1 अपान 1 -9 इंटू 10⁻9 वोल्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव बेटा चार्ज जो होती है, जैसे ये पॉजिटिव, आप कह लें कि इससे एक पॉइंट जो है ये डिस्टेंस r है, ठीक है? और ये नेगेटिव चार्ज है, इससे एक पॉइंट P है जो डिस्टेंस r 1 मीटर पे। तो बेटा पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हुए आप निगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन को इस्तेमाल करोगे। निगेटिव का मकसद है ये पोटेंशियल ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव का मकसद है कि ये पोटेंशियल ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है बेटा? अब दूसरी बात, ठीक है बेटा, अब ये जो मैंने आपको गॉसेस लॉ में कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होती है, उसका मतलब क्या होता है, और जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है उसका मकसद क्या होता है, ठीक है? अब इन पॉइंट्स को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। पहले ये बात समझ लें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होती है, ठीक है बेटा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मकसद है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन सम ऑफ ऑल जो लाइंस होती हैं उनका सम जीरो होता है। नेट का मकसद ही ये होता है। जैसे हम कहते हैं ना बेटा, किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब है कि उस पे लगती हुई सारी फोर्सेस बैलेंस्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, ये पेन है, इसके ऊपर मैं इस तरह से फोर्स लगा रहा हूँ, तो बेटा आप कहोगे कि इस पेन के ऊपर सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो मींस नेट फोर्स जीरो है, ठीक है? या ये पेन पड़ी है, इस पे नेट फोर्स जीरो है,
वेट डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है। तो नेट फील्ड जीरो का मकसद क्या है बेटा? नेट फील्ड जीरो, ठीक है। नेट फील्ड जीरो कहाँ पे होती है? नेट फील्ड जीरो यहाँ पे होती है वेयर sum of यहाँ पे वेक्टर समीकरण भी करेंगे, ये वेक्टर समय जीरो होता है बेटा। इसकी पहली कंडीशन ये है, पहली इसकी कंडीशन ये होती है कि बेटा अगर आपके पास अगर आपके पास Q1 Q2 बेटा, Q1 टू Q2 बेटा, तो आपको पता है कि इनके एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बेटा जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों फील्ड्स एक दूसरे के अपोजिट होती है बेटा। तो इस तरह से आप देखोगे कि दोनों चार्जेस जब सिमिलर होती है तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स वेक्टर इस तरह से अपोजिट होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे पॉइंट पी पे दो फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं, उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट उनका डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। देयरफॉर हम कहते हैं कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और इनसाइड स्फीयर भी हम ऐसा ही मानते हैं बेटा, ठीक है। सपोज करें बेटा ये हमारे पास एक स्फीयर है, ये हमारे पास एक स्फीयर है, इसको हमने दी हुई है चार्ज इस तरह से बेटा। और हमने गासिस लॉ के अंदर पढ़ा है बेटा कि जब हम किसी भी स्फीयर को चार्ज करते हैं, ये सेंटर ऑफ स्फीयर है बेटा, जब हम किसी भी स्फीयर को चार्ज करेंगे तो अंदर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनेगी जो अकॉर्डिंग टू द गासिस लॉ जीरो होती है बेटा। वो जीरो इसलिए होती है बेटा क्योंकि सब लाइनें आमने सामने आ जाती हैं, और नतीजा ये निकलता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है बेटा, ठीक है। तो आप कहोगे कि इनसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जीरो होती है। और वो क्यों जीरो होती है? क्योंकि सब लाइनें जब अंदर आती हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जीरो हो जाती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब होता है बेटा ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ऐसी जगह पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, लेकिन उनका वेक्टर सम वो इस तरह से है कि सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए उनका असर नहीं होता। जैसे ये पेन है बेटा, आप ये नहीं कह सकते इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही, वेट है और नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन दोनों इक्वल बट अपोजिट है, इसलिए सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो होता है। तो नेट फोर्स हम कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स हम कहते हैं जीरो। इसी तरह से ये मैंने दो, अब ये नहीं समझिएगा कि है ये दो पॉइंट्स, मैंने सिर्फ दो मेरे जहन में थी वो मैंने आपको बताई है कि इन कंडीशन में जीरो है। हो सकता है कोई और कंडीशन हो जिसमें भी जीरो हो, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ दो ही है, आप इसके ऊपर जो है वो रट्टा लगा के बैठ जाओ कि इनके अंदर जीरो होगी बाकी नहीं होगी। बाकी भी होगी, सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि वहां पे सम ऑफ ऑल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है या नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे ये मैंने जस्ट दो एग्जांपल्स दिए हैं जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं एमसीक्यूज के अंदर, तो इसलिए मैंने सिर्फ दो केसेस दिए। इसके सिवा और भी केसेस हो सकते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरा मैं करता हूं बेटा कि एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बेटा ये एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे? एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है इन्फिनिटी पे बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज।
जैसे कल हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल के अंदर किया था कि जब पॉइंट बी जो थी इन्फिनिटी पे चली गई थी तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। बेटा सपोज करें अगर ये हमारे पास एक चार्ज है तो बेटा इससे अगर हम इस तरह से बेटा इस तरह से ये आर जो हो इन्फिनिटी हो जाए तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक मींस वहां पे होगी ही नहीं। कोई ऐसा नहीं होगा कि वहां पे दो तीन हो उनका सम जीरो, नहीं बिल्कुल होगी ही नहीं, बात खत्म बस। जैसे ही होता है ना E इज इक्वल टू होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर। अगर आर हम करेंगे इन्फिनिटी तो आपको पता है E इज इक्वल टू के इक्वल टू। ये फुल कहता है कि जीरो जो होती है एक्चुअल से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होती है, मींस ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर चार्ज बहुत दूर तक जाएंगे हम तब उसकी फील्ड जीरो होगी। ठीक है, तो माइंड क्लियर रखिएगा केट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब क्या होगा और एक्चुअल मतलब क्या होता है। का मकसद होता है ऐसी इलेक्ट्रिक तो है लेकिन वो इस तरह से है कि वो दूसरे को कैंसिल कर जीरो बन जाता है। इलेक्ट्रिक इतनी डिस्टेंस पे अगर हम जीरो हो जाती है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मींस सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स जीरो। और एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का मकसद है जहां पे फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब इसका क्या ताल्लुक होता है बेटा, अब मैं इसकी जो है वो बेटा पहली पॉइंट में लिखता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा के पोटेंशियल आप इसको इस तरह से if E is equal to 0 then potential may be may not be 0। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जीरो हो भी सकता है और नहीं भी सकता। कैसे बेटा, दो कंडीशंस है इसकी। अब देखें फर्स्ट केस के सपोज करें बेटा इसके अंदर इस पॉइंट का मकसद है कि इलेक्ट्रिक तो जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल भी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे पोटेंशियल भी जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, इफ नेट E is zero then in that region potential is not zero। If net E is zero then in that region potential is not zero। पोटेंशियल कांस्टेंट होता है इसके अंदर, पोटेंशियल जीरो भी नहीं होता और कांस्टेंट होता है उस रीजन के अंदर। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको। ठीक है बेटा, सपोज करें अगर हमारे पास इस तरह से दो चार्जेस हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज है
पॉजिटिव चार्ज है, Q1 है, Q2 है, इनके दरमियान अगर हम पॉइंट P लेते हैं, इनके दरमियान हमने ये पॉइंट P ली, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इलेक्ट्रिक फील्ड E2। ठीक है, Q1 है, Q2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट अपोजिट है, बट अपोजिट होने की वजह से E1 माइनस E2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, वेक्टर सम 0 होगा। तो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, बट यहाँ पे पोटेंशियल 0 नहीं होगा बेटा, पोटेंशियल यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है, पोटेंशियल इसलिए 0 नहीं होगा बेटा, यहाँ पे दो पोटेंशियल होंगे, रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा V1 प्लस V2, और ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा दोनों का, क्योंकि पोटेंशियल के अंदर स्केलर के अंदर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज स्केलर सम, क्योंकि ये स्केलर है, स्केलर सम, देयरफॉर इट इज नॉट जीरो। ये जीरो नहीं होता क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे क्या पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं बेटा कि अगर दो इस तरह से इक्वल चार्जेस होती हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होती है, दो वेक्टर आमने सामने आ जाते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, रिजल्टेंट क्या बन जाता है, 0। लेकिन पोटेंशियल स्केलर होता है, Q1 का KQ/R, Q2 का KQ/R। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल जो होता है पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव से सम करेंगे, स्केलर सम करेंगे, तो फिर उनका रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये ऐसी कंडीशन है, और यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट, दोनों चार्जेस के दरमियान पोटेंशियल इक्वल रहेगा, किसी पॉइंट के ऐसा रहेगा। अगर होता है तो दूसरा स्फीयर है, अगर हम स्फीयर का केस लेते हैं इस तरह से, ठीक है, स्फीयर के अंदर बेटा अगर हम देखते हैं तो स्फीयर को जब हम चार्ज देते हैं बेटा इस तरह से, हम स्फीयर को चार्ज देते हैं, स्फीयर को जब चार्ज देते हैं तो बेटा स्फीयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे आती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे आती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है बेटा, बट यहाँ पे पोटेंशियल जो होता है वो 0 नहीं होता, पोटेंशियल इज नॉट 0, पोटेंशियल 0 नहीं होता एट एनी पॉइंट इनसाइड स्फीयर, at any point inside sphere potential is constant and is equal to potential on surface of sphere। ठीक है बेटा, किसी भी जगह पे पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट भी होता है, और पोटेंशियल जो होता है वो इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस होता है। इसका मतलब क्या बेटा, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल करता हूँ बेटा। ठीक है, आप इसके अंदर क्वेश्चन के थ्रू देख सकते हैं बेटा, आप इसको कर लें।
10 coulomb charge is uniformly distributed uniformly distributed on surface of sphere सरफेस ऑफ स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट की गई है इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 20 centimeter. Find potential at point 30 centimeter from center of sphere. ठीक है. नंबर 2 at point 10 centimeter from center, sorry, from surface of sphere. Number 3 at point 10 centimeter from center of sphere. Number 4 at center of sphere. ठीक है. इस तरह से 4 तरीके से इसको आप कर सकते हैं. ठीक है बेटा. अब इसका मतलब समझें बेटा. मैं इसका पहले डायग्राम बनाता हूं. आप डायग्राम देखें बेटा. आप सपोज करें कि ये हमारे पास इस तरह से बेटा हमारे पास सेंटर ऑफ द स्फीयर है बेटा और ये मैंने एक लाइन ड्रा की है सेंटर से बेटा. ठीक है. अब यहाँ पे बेटा अब यहाँ पे मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाता हूँ. मैं पॉइंट पी बनाता हूँ बेटा. पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है बेटा. जिसका डिस्टेंस सेंटर से 30 सेंटीमीटर है बेटा. ठीक है. 30 सेंटीमीटर है बेटा. ठीक है. अब इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल बताना है बेटा. तो इसका पोटेंशियल ये हो जाएगा बेटा. ये हो जाएगा V इज इक्वल टू KQ अपॉन R. 9 10 पावर 9 चार्ज कितनी है बेटा 10 कूलम और डिस्टेंस कितना है बेटा. डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर बेटा. 30 इंटू 10 पावर -2 कैलकुलेट कर लीजिएगा बेटा. ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 बेटा. ये जाएगा इसमें 3 तो ये होगा बेटा 3 इंटू 10 पावर -2 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3 इंटू 10 पावर 9 सॉरी 9 नहीं 11 होगा बेटा. ठीक है. ये 2 पॉजिटिव का हो जाएगा 11 वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर बेटा. ठीक है. नंबर 2 बेटा. नंबर 2 के अंदर क्या कहा गया है. एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर बेटा. वही सपोज करें बेटा ये हमारे पास एक स्फीयर है और ये पॉइंट बेटा P जो है इसका डिस्टेंस ये बेटा डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर सरफेस से. बेटा क्वेश्चन के अंदर जब हम सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेंगे बेटा. तो सेंटर से इसका डिस्टेंस ये हो जाएगा बेटा. ये हो जाएगा इसका R बेटा. ठीक है. और ये जो R होगा बेटा इसमें इसका रेडियस भी आ जाएगा बेटा. यहां से लेकर यहां तक ये इसका रेडियस है. रेडियस 20
प्लस 10 ये इजाफी बेटा प्लस 10 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर होगा। तो पोटेंशियल सेम ही आएगा बेटा, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल 3 × 10⁻11 वोल्ट आएगा। ठीक है, बात सेम है बेटा, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेम है। उसमें टोटल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर दिया गया, इसमें सरफेस से दिया गया। बेटा सरफेस से डिस्टेंस नहीं लेते, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि सेंटर का 20 सेंटीमीटर रेडियस, 10 सेंटीमीटर सरफेस से, टोटल हो गया 30। अब करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो सॉल्यूशन। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या है बेटा? ठीक है, ये हमारे पास हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 3। एट पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर बेटा। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा बेटा ध्यान से समझिएगा। बेटा ये स्फीयर है और स्फीयर के सेंटर से पॉइंट पी बेटा, पॉइंट पी यहाँ पे है और ये 10 सेंटीमीटर है बेटा। इसका स्फीयर का रेडियस है 20 सेंटीमीटर और गिवन डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। इसका मकसद है पॉइंट अंदर है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर बेटा 10 सेंटीमीटर लेस देन 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है पॉइंट लाइज इनसाइड स्फीयर बेटा। पॉइंट जो होती है वो स्फीयर के अंदर है और स्फीयर के अंदर है। तो मैंने पॉइंट क्या लिखी है बेटा? मैंने पॉइंट लिखी है कि जब कोई भी पॉइंट अंदर होगी तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो पोटेंशियल 0 नहीं होता। पोटेंशियल 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे 0 होती है वहां पे पोटेंशियल 0 नहीं होता। तो अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा और उतना ही होगा जितना सरफेस के ऊपर होगा। तो जितना सरफेस के ऊपर होगा तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे। मैं पॉइंट फिर यहाँ पे देता हूं। इनसाइड स्फीयर पोटेंशियल इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन सरफेस। पोटेंशियल ऑन द सरफेस के बराबर होता है बेटा। ठीक है, तो इसके अंदर आप लिखोगे बेटा, इसके अंदर आप ये चीज लिखोगे कि पोटेंशियल जो होगा बेटा V इज इक्वल टू KQ/R। बेटा इसको समझे, फिर आप भेजोगे कि सर यहाँ पे 10 क्यों लिया, 20 क्यों लिया, 30 क्यों लिया। वही बता रहा हूं आपके अंदर एक मसला मैंने जो बेटा डिटेक्ट किया है कि आप लोग जो क्वेश्चन बैठ के आपने माइंड में क्वेश्चन बनाया, फिर आप ये नहीं देखते कि उसका क्वेश्चन का आंसर कहीं पे आ तो नहीं गया, बस आपने माइंड बना लिया, फिर आपने वही चीज पूछनी है। भले उसका मैं आपको 10 बार भी अगर उसका यहाँ पे जवाब पढ़ाते पढ़ाते दे दूं ना, लेकिन आपका माइंड सेट बना ही हुआ होगा, आपका माइंड जाता ही नहीं है कि हमारा आंसर इस चीज के अंदर आ चुका है। तो बेटा वही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि आप यहाँ पे पूछोगे, यहाँ पे R 10 सेंटीमीटर है, मैं यूज 20 करूंगा। आप पूछोगे सर है तो 10, आपने 20 क्यों यूज किया? उसका जवाब दे रहा हूं, उसका जवाब ये दे रहा हूं कि ये पॉइंट 10 सेंटीमीटर वाली अंदर है। ठीक है, जितना अच्छी तरह मैं जवाब यहाँ पे दूंगा ना, वैसा मैसेज में नहीं दे पाता। ठीक है, क्योंकि मैसेज के अंदर इतनी एक्सप्लेनेशन बंदा नहीं लिख सकता। तो बेटा जो 10 सेंटीमीटर है वो अंदर की पॉइंट है और अंदर हर पॉइंट पे उतना ही होता है जितना सरफेस ऑफ द स्फीयर पे होता है। तो हम कैलकुलेट सरफेस का करेंगे, हम सरफेस का कैलकुलेट करेंगे, फिर सरफेस पे जितना होगा उतना हर पॉइंट पे अंदर होगा। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हो जाएगा बेटा V इज इक्वल टू 9 10⁻9 Q है बेटा 10 ओवर 20 सेंटीमीटर 10⁻²। तो पोटेंशियल में ये हो जाएगा बेटा 4.5 10⁻11 वोल्ट बेटा। ठीक है,
तो ये हो गया पोटेंशियल बेटा अंदर वाली पॉइंट पे। मैंने कैलकुलेशन में 20 सेंटीमीटर लगाया, 20 इसलिए लगाया है क्योंकि जितना सरफेस पे होगा उतना अंदर हर पॉइंट पे होगा बेटा। अब आ जाते हैं आखिरी बात पे बेटा, कि ये जो हमारे पास है फोर्थ, फोर्थ का आंसर क्या होता है बेटा? एट सेंटर। बेटा आप कहोगे कि एज सेंटर is also inside sphere, inside sphere होता है बेटा। therefore therefore at center, बेटा सेंटर पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन सरफेस। क्योंकि बेटा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और ये हो जाएगा 4.5 10⁻11 वोल्ट बेटा। सेंटर पे अगर करना है ना तो सरफेस वाला ही लिया जाएगा। थ्रो आउट अंदर हर पॉइंट पे जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो बेटा पोटेंशियल जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहां पे पोटेंशियल जीरो नहीं होता। ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, मैंने दो केसेस किए बेटा। अब इसके बाद मैं दूसरी पॉइंट लिखता हूं बेटा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is not equal to zero, then potential, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं देन पोटेंशियल में बी जीरो। ठीक है। जहां पे मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है वहां पे पोटेंशियल जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, सपोज करें दो चार्जेस है बेटा। सपोज करें हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है बेटा। अगर इनके अंदर कोई भी हम पॉइंट पी देखते हैं बेटा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस तरफ है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है बेटा। तो यहाँ पे दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन एक ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। लेकिन बेटा यहाँ पे ये Q1 है और यहाँ पे Q2 है, इसका पोटेंशियल V1 होगा और इसका पोटेंशियल -V2 होगा, क्योंकि बेटा निगेटिव चार्ज है। देयरफॉर V1 -V2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मैग्नीट्यूड अगर दोनों चार्जेस का इक्वल है तो बेटा यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। तो बेटा दो अगर अपोजिट चार्जेस है, ठीक है, जहां पे दो अपोजिट चार्जेस है बेटा, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है बेटा। तो वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है बेटा सेम होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है लेकिन पोटेंशियल जीरो होता है। तो बेटा इसका कंक्लूजन आप ये निकाल सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो वहां पे पोटेंशियल जीरो हो। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पे भी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है वहां पोटेंशियल जीरो हो सकता है। पोटेंशियल एक अलग चीज है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग चीज है। तो बेटा जो दो पॉइंट है आपके माइंड में रहनी चाहिए, वो एक ये है कि जरूरी नहीं है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो वहां पे पोटेंशियल भी जीरो हो, ये जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल जीरो नहीं है, हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, पोटेंशियल जीरो है, हो सकता है। दोनों पॉइंट्स, दोनों बातें हो सकती है। तो याद रखिएगा कि जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहां पे पोटेंशियल जीरो नहीं होता। जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहां पे पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसको माइंड में रखिएगा बेटा। अब आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट ये होती है कि इफ एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो,
at infinity, then potential is also zero. बेटा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मकसद है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट जीरो है, लेकिन वो फील्ड है, स्फेयर के अंदर फील्ड है, लेकिन उनका रिजल्टेंट इफेक्ट जीरो है। तो जहां पे फील्ड है ना, वहां पे पोटेंशियल होगा, भले उसका नेट इफेक्ट जीरो। लेकिन अगर इन्फिनिटी पे हम देखते हैं तो इन्फिनिटी पे आपको पता है कि अगर हम इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जाएंगे बेटा, अगर r इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा बेटा इस तरह से, ठीक है, तो r इज इक्वल टू इन्फिनिटी अगर होगा बेटा, तो उस कंडीशन के अंदर आप कह सकते हैं कि बेटा अगर नेट इफेक्ट जीरो है तो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, पोटेंशियल भी जीरो होगा। ठीक है, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पे पोटेंशियल भी जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होगा और रियली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो जीरो हो भी जाएगा। तो ये दोनों बेटा ध्यान में रखिएगा कंडीशन, कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पे जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल भी जीरो है। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे आगे वाले टॉपिक्स इंशाल्लाह।